तो आगे मैंने बताया आपको, तो नेक्स्ट टॉपिक है ये आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम ऑपरेशनल एम्पलीफायर, आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम ऑपरेशनल एम्पलीफायर या ओपैम्प। तो इसमें क्या है कि ये वैसे अभी तक जो आपने न्यूमेरिकल वगैरह, तो इस टॉपिक में यहाँ पर बताया गया है कि जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो आउटपुट है, जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो आउटपुट है वो किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो कुछ 3 फैक्टर हैं यहाँ पर ऑपरेशनल आउटपुट की, जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो ओपैम्प की आउटपुट को इफेक्ट करते हैं, या आउटपुट ऑफ द ओपैम्प इज डिपेंडेंट ऑन these 3 factors. These 3 factors are the voltage gain of op-amp, the polarity relationship between V1 and V2, यानी कि इनपुट दोनों, जो इनपुट वाली जो इनपुट है यहाँ पर, इनपुट कौन सी, ये वाली, एक इन्वर्टिंग इनपुट और एक नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, तो इन दोनों पर। फिर द वैल्यूज ऑफ सप्लाई वोल्टेजेस प्लस V माइनस V, ये कौन सी वोल्टेजेस है, ये वोल्टेजेस ये वाली हैं जो ड्यूअल पावर सप्लाई जिनको बोला जाता है, ड्यूअल पावर सप्लाई, यानी कि प्लस 15 वोल्ट माइनस 15 वोल्ट। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपने ऊपर प्लस में 15 ली है तो आप माइनस में भी 15 लेंगे, अगर यहाँ पे मैंने 3 ली है तो आप यहाँ पर भी -3 आप लेंगे। तो ये ड्यूअल पावर सप्लाई है, जो कि ये आउटपुट इस पावर सप्लाई पर ओपैम्प की आउटपुट जो है वो कंसिडर करी जाती है या डिपेंडेंट होती है, किस तरह की आउटपुट आएगी। तो यहां पर कुछ 3 फैक्टर ये हैं जो कि मेन है। द आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम एन ओपैम्प फॉर ए गिवन पेयर ऑफ इनपुट वोल्टेजेस डिपेंड्स मेनली ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। फर्स्ट, द वोल्टेज गेन ऑफ ओपैम्प। सेकेंड, द पोलैरिटी रिलेशनशिप बिटवीन V1 एंड V2, द वैल्यूज ऑफ सप्लाई वोल्टेजेस प्लस V एंड माइनस V। अब देख लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट वाले फैक्टर को, द वोल्टेज गेन ऑफ ओपैम्प। ठीक है, गेन को हम किस चीज से डिनोट करते हैं, गेन को किस चीज से डिनोट किया जाता है, कैपिटल A से डिनोट किया जाता है। अब मैं हालांकि गेन पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन यहां पर थोड़ा सा ये डिटेल्ड में है, व्हाट इज द गेन और क्या है। अब यहां पे देखते हैं वोल्टेज गेन ऑफ ओपैम्प। ठीक है, गेन क्या चीज है, यहां पर फिर से बता रहा हूं मैं, गेन इज द एबिलिटी फॉर एम्पलीफिकेशन, यानी कि कोई भी अगर एम्पलीफायर, चाहे वो ट्रांजिस्टर बेस्ड एम्पलीफायर हो, चाहे वो आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर हो, यानी कि एम्पलीफिकेशन है, तो जो एम्पलीफिकेशन हो रहा है ये, तो इस एम्पलीफिकेशन जो होता है ये गेन की वजह से हो रहा है। ठीक है, दैट इज द गेन। किसी भी ट्रांजिस्टर का या किसी भी ओपैम्प का कितना एम्पलीफिकेशन होगा वो गेन पर डिपेंड करता है कि उसका गेन कितना है। हम जब कभी माइक्रोफोन का हम टेस्ट करते हैं, या माइक्रोफोन आपका जैसे मोबाइल में माइक्रोफोन लगा हुआ है या लैपटॉप में माइक्रोफोन लगा हुआ है, तो हम ये उसका मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ गेन का, कि कहाँ पर ये गेन यूज हो रहा है प्रैक्टिकली। तो हम ये सोचते हैं कि मतलब कि हम ये देखते हैं कि कोई भी मोबाइल या कोई भी लैपटॉप कितनी देर से कितनी डेसिबल की वॉइस को वो इनपुट कर रहा है, वो कैप्चर कर पा रहा है और एम्पलीफिकेशन वो दे रहा है, तो दैट इज द गेन। जिस लैपटॉप या जिस किसी भी डिवाइस का गेन जितना ज्यादा होगा, उसका कैप्चरिंग पावर, यानी वो उतने ज्यादा डिस्टेंस से उस ऑडियो को वो जो है वो कैप्चर कर पाएगा। तो ऑल हैपनिंग्स बिकॉज ऑफ गेन। तो यहां पर देख लेते हैं आगे, वोल्टेज गेन ऑफ ओपैम्प, द मैक्सिमम पॉसिबल वोल्टेज गेन फ्रॉम ए गिवन ओपैम्प इज कॉल्ड ओपन लूप वोल्टेज गेन। अब एक यहां पर एक नया वर्ड आया होगा, ये ओपन लूप वोल्टेज गेन, एंड इज डिनोटेड बाय द सिंबल AOL। द वैल्यू ऑफ AOL क्या है, गेन इन द ओपन लूप, गेन इन द ओपन लूप, AOL ओपन लूप। द वैल्यू ऑफ AOL फॉर एन ओपैम्प इज जनरली ग्रेटर देन 10,000। तो ये गेन है ओपन लूप। ठीक है, मतलब अगर कोई वहां पर लूप है, कोई एक सर्किट है, वहां पर किसी तरह का कुछ लूप है, ठीक है, तो वो लूप जो है वो डिसेबल्ड है, यानी कि वो ओपन है, वहां पर लूप हमने नहीं लगा रखा, तो इस केस में जो गेन होगा वो ओपन लूप होगा। और ये बाय डिफॉल्ट कितना हो जाता है, ये ग्रेटर देन 10,000 हो जाता है, रेशियो है, दिस इज द रेशियो।
दिस इज रेशियो, उसका रेशियो जो कितना मल्टीपल टाइम्स हो जाता है वो इतना हो जाता है। अगर 1 है तो वो दूसरा सिग्नल जो है, दूसरी जो एम्पलीफिकेशन वो 10,000 करेगा। ए वेल, द टर्म ओपन लूप इंडिकेट्स ए सर्किट कंडीशन where there is no feedback path from the output to input of op-amp. The op-amps are almost always operated with negative feedback. That is, a part of the output signal is fed back in phase opposition to the input. Such a condition is illustrated in figure 25.40 25.40 ये वाली फिगर है, ठीक है। 25.40 ये है। तो RF here, RI is the input resistance and RF is the feedback resistor. Consequently, the voltage gain of op-amp amplifier is reduced. The voltage gain of op-amp amplifier is reduced. तो ये वाली लाइन थोड़ा सा to be noted. When a feedback path is present, such as RF connection in figure 25.40, the resulting circuit gain is referred to as closed loop voltage gain. ACL आ गया, पहले मैंने आपको बताया था, AOL, अब दूसरा यहाँ पे आया ACL. ACL होता है क्लोज लूप. तो is referred to as closed loop voltage gain ACL. The following points may be noted. The maximum voltage gain of given op-amp is AOL. Its value is greater than 10,000. The actual gain ACL of an op-amp amplifier is reduced when negative feedback path exists between output and input. तो यहाँ पर कुछ थोड़ा सा सर्किट को मैं बताता हूँ। तो ये सर्किट है आपके सामने। यहां पर क्या है, एक ओप एम्प लगा हुआ है, सिंपली माइनस प्लस सप्लाई, पावर सोर्स सप्लाई जैसे आप यूज कर रहे थे अभी तक, ग्राउंड, ठीक है। तो लगी हुई है, प्लस वी लग दिया हुआ यहाँ पर, वॉट एवर जितने भी हो, माइनस वी लगा हुआ जितने भी हो, ठीक है। अगर सपोज हम यहाँ पर 5 मान लेते हैं, यहाँ पर तो RF यहाँ पर F क्या है, यहाँ पर ये RF क्या है, फीडबैक रेजिस्टेंस। यहाँ पर जो है ये फीडबैक है, और कहाँ से फीडबैक आ रही है, यहाँ से फीडबैक आ रही है, और यहाँ पे वापस आ रही है, यानी आउटपुट टू इनपुट जा रही है, माइनस इन्वर्टिंग पिन को डिनोट कर रहा है, इन्वर्ट, यानी जो फीडबैक आएगी वो उसका इन्वर्ट यहाँ पे वापस कर देगी, इसके साथ जो, और यहाँ से भी इनपुट जा रहा है इस रेजिस्टेंस के थ्रू। तो RI है, RI इज द रेजिस्टेंस ऑन द इनपुट, RI इज द रेजिस्टेंस बिटवीन द op-amp एंड सोर्स, जो आपका सिग्नल का सोर्स आ रहा है उसके बीच में, बैलेंसिंग के लिए, करंट बैलेंसिंग के लिए दिया, और यहाँ पर ये फीडबैक दी हुई है। RF क्या कर रही है, यहाँ पे उसका जो गेन को है, ये गेन को कंट्रोल कर रही है, कंट्रोल द गेन, ठीक है, कंट्रोल दी गेन, ये उसके गेन को कंट्रोल कर रही है, और ये हमारा आउटपुट सीधा, और जो पिन यहाँ पे लगा रखी है हमने, दूसरे इनपुट को हमने डिसेबल कर रखा है, ठीक है। तो ये वाला जो यहाँ पर इस op-amp में जो गेन है वो ACL डिनोट किया जाएगा, क्योंकि क्लोज लूप यहाँ पर लगा हुआ है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि गेन क्या चीज है। गेन op-amp में जो डिनोट की जाती है A द्वारा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर कितने तरह की गेन आपको बताई होंगी, तो अभी तो 2 तरह की गेन आई, AOL, ACL, ठीक है। AOL हो गया आपका ओपन लूप, ACL आ गया आपका क्लोज्ड लूप, ठीक है, ACL आ गया आपका क्लोज्ड लूप, ठीक। अब AOL जो है, जो ये वाली कंसीडर नहीं करी जाती मोस्टली, ये जो है एक तरह का फॉल्ट है। AOL दोनों में कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यार ये हम कहाँ यूज करें, ये कहाँ यूज करें, ये क्या काम करती है, ये क्या काम करती है, ठीक है। तो मैं पहले
वो बता देता हूं जिसका यूज नहीं होता, या अगर हो रहा है तो हमारा ओप एम्प जो है वो अनकंट्रोल्ड है। अनकंट्रोल्ड है ओप एम्प। कौन सा? एओएल में, गेन एओएल मोड में, ओपन लूप। यानी कि आपका इसमें जो ये है इस तरीके से है, आप ओप एम्प यूज कर रहे हो, सीधा आप आगे आउटपुट को आप यूज कर रहे हो। यहां पर कोई भी जो क्लोज लूप वाला सर्किट आना चाहिए आरएफ वाला, वो नहीं है। ठीक है, तो एओएल को हम यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो अनकंट्रोल्ड होता है और मैक्सिमम गेन वो पर और मैक्सिमम पर वो जाता है। ठीक है, अब दूसरा आ गया क्लोज लूप। इसका यूज होता है क्योंकि हम अगर ये एओएल यूज करेंगे तो वो अनकंट्रोल रहेगा। ठीक है, हमें कंट्रोल चाहिए ना, किसी भी सिग्नल को ज्यादा कम ज्यादा करना है। तो एसीएल क्या है? क्लोज्ड लूप। क्लोज लूप क्या है? ठीक है, एसीएल क्लोज लूप। तो क्लोज लूप यानी कि कोई, ठीक, यहां से चला वापस यहां पर आ गया। तो अभी सर्किट आपने देखा ही है, तो ये क्लोज सर्किट है, यहाँ पर क्लोज लूप सर्किट है, क्योंकि यहां से आउटपुट आई वापस इनपुट पे जा रही है। इस तरीके से साइकिल बन रही है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर क्या है? अब जितना हम रेजिस्टेंस का जो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यहाँ पर अगर हम रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है अगर बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर बढ़ाएंगे तो गेन कम होगा या ज्यादा होगा? अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने बढ़ाई तो गेन कम होगा या ज्यादा होगा? रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर बढ़ाई, प्लस में अगर बढ़ाई, तो गेन हमारा अगर बढ़ा दी तो गेन हमारा कम होगा। क्यों कम होगा? सोच के देखो थोड़ा सा। इसलिए कम होगा, एक सिंपल सा प्रैक्टिकल यहाँ पे देखते हैं। एक ओप एम्प लगा दिया, ये बुक वाला जो ओप एम्प लगा दिया, प्लस माइनस यानी कि माइनस प्लस कर दिया। ठीक है, प्लस को ग्राउंड कर दिया, ये ले लिया, यहाँ से आउटपुट ले ली, ये इनपुट कर दिया और वापस यहाँ से कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को रखते हैं, ये आउटपुट ले दिया हमने। ठीक है, यहाँ पर रेजिस्टेंस आनी थी आरएफ, चलो आरएफ है यहाँ पर, रेजिस्टेंस फीडबैक। अब मैंने कहा रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम ज्यादा कर देते, मतलब ज्यादा कर देते हैं, शिट, चिक 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 चिक। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर यहाँ पे बढ़ाएंगे हम तो गेन जो है वो, क्वेश्चन है यहाँ पर कि गेन बढ़ेगा कि घटेगा? तो गेन जो है वो बढ़ेगा। रेजिस्टेंस की वैल्यू को अगर हम बढ़ाएंगे तो गेन बढ़ेगा। सपोज रेजिस्टेंस 1 गेन है 4, रेजिस्टेंस 2 गेन 8, रेजिस्टेंस 3 गेन 16। इस तरीके से होता नहीं है कि मैं बढ़ा के चला रहा हूं कि कुछ पावर में चल रहा है, ऐसा नहीं। ये कैलकुलेशन सिंक्रोनाइज नहीं है, बट एक एग्जांपल देने के लिए समझा रहा हूं मैं। जो वैल्यू पुट कर रहा हूं वो एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं। 3 4 सपोज 16 18 लिख देता हूं। ठीक है, फिर 5 25 लिख दिया मैंने। ठीक है, तो गेन जो है वो बढ़ेगा। फिर इसी तरीके से 1 एम ओम्स करीब जाएगा ये 9000। ठीक है, 10,000 होता है। फिर इसी तरीके से जब आगे बढ़ जाएगी तो जो ओम्स की वैल्यू, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू, आरएफ की जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट हो जाएगी। तो इनफाइनाइट में जो गेन होगा वो ग्रेटर देन 10,000 से ज्यादा होगा। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये था, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर हम बढ़ाएंगे तो गेन बढ़ेगा या घटेगा? तो गेन जो है वो बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि एएल जो है वो मैक्सिमम गेन सिचुएशन होती है ऑपरेशन एम्पलीफायर की, और वो कब होती है?
जब आपका RF इनफाइनाइट हो या ना हो, यानी कि वहां पे कोई लूप ना हो, तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस किस चीज को कहा जाता है, यानी कि वो डिस्कनेक्टेड सर्किट, यानी कि जो है वो क्लोज लूप नहीं होता। अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ाते जाएं तो वो लूप जो है डिस्कनेक्टेड हो जाता है। ठीक है, तो गेन जो है, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाएंगे तो गेन भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर RF यहाँ लगनी थी, बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पर RF लगनी थी। तो अगर हम 1 करेंगे क्या होगा, अगर हम 1 करेंगे, ठीक है, ये मैंने ऑपरेशन एम्पलीफायर को ब्लॉक में रख दिया, ऑप एम्प। अब मैं रेजिस्टेंस कम का बता रहा हूं, अगर हम रेजिस्टेंस RF की वैल्यू कम करेंगे तो गेन कम क्यों होगा। पहले मैंने ये बताया कि RF की वैल्यू हम ज्यादा कर रहे हैं तो गेन बढ़ रहा है। ठीक है, और अगर हम, अब मैं ये बता रहा हूं, अगर हम RF की वैल्यू अगर हम कम करेंगे तो गेन जो है हमारा वो कम होगा। ये रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल चल रहा है। तो यहां पे आए, ये ऑप एम्प लगा हुआ है, माइनस प्लस जो भी है, सही है, ये इनपुट आ गया। अब ये क्या है, ये सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, ये सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, कब करेगा, जब ये पूरी तरीके से वर्किंग में हो, जब ये पूरी तरीके से वर्किंग में हो और सिग्नल जो है, और सिग्नल इस पे इनपुट किया जाना चाहिए। ठीक है, तब ये एम्पलीफाई करेगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये किसी भी सिग्नल को एम्पलीफिकेशन करता है। फिर इस पे क्या हुआ, एक ये ब्रांच आ गई, इसी पे ये नोड इससे आ गई, इसी पे मैंने एक सर्किट और या एक पाथ और मैंने बना दिया, इस पे ये आ गया। सही है, अब सिंपली क्या होगा, यहां पर, यहां से सर्किट आया, यहां से, सॉरी, यहां से सिग्नल आया, यहां से इनपुट गया, आधा इधर गया, आधा इधर गया। ठीक है, अब यहां पे डिस्कनेक्टेड है, डिस्कनेक्टेड है, तो इस सिग्नल के यहां पे जाने का कोई मतलब नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगी। अब ये सिग्नल फुल्ली यहां पर गया और इस ऑप एम्प ने अपनी पूरी मैक्सिमम एफिशिएंसी पर इसने यहां पर इसको दिया आउटपुट में। ठीक है, तो यहां पर ऑप एम्प जो सिग्नल है वो पूरा ऑप एम्प बेस्ड है, मतलब ऑप एम्प डिपेंड, ऑपरेशनल एम्पलीफायर डिपेंडेंट है। यहाँ पर जो सिग्नल जो है वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर डिपेंडेंट है और पूरा फुल्ली एम्पलीफिकेशन हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर हमने RF लगा दी, RF लगा दी, 100 किलो ओम्स लगा दिया हमने, 100 की रेजिस्टेंस लगाई। अब क्या हुआ, यहाँ पे सिग्नल आया, सिग्नल दोनों तरफ गया, सिग्नल दोनों तरफ गया। अब एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस लगी हुई है, यहाँ पर अच्छी खासी रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो ये जो सिग्नल इधर को जाने का, ठीक है, उसका इफेक्ट जो है वो कम हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मान लो ये 5 होगा और यहाँ पर ये कुछ 3 हो जाएगा। सही है, फिर तो वो उसी तरीके से सिग्नल यहाँ पे जा रहा था, तो अब ये एम्पलीफाइड होगा, अभी भी इस सिचुएशन में सिग्नल एम्पलीफाइड होगा, बट अब वो जो है कंट्रोल पोजीशन में आ जाएगा, वो जो है पूरी तरीके से कंट्रोल पोजीशन में आ जाएगा। यानी कि ये क्लोज लूप हमारा डायग्राम बन गया। क्लोज लूप क्या होता है, कंट्रोल्ड गेन। ठीक है, कंट्रोल्ड गेन। लेकिन अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 कर देंगे, 1 ओम कर देंगे, अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम कर देंगे, तो 1 ओम करने का मतलब ये है, सपोज जो ऑप एम्प का जो सर्किट है या जो भी है, अगर हम इसको ये मान लें, रेजिस्टेंस एक तरीके से मान लें, रेजिस्टेंस का एक पाथ ही है। ठीक है, हर किसी न किसी चीज का रेजिस्टेंस होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, और एक ही हमारी फीड RF लगी हुई है, RF ये हो गई और हमारा ऑप एम्प ये हो गया। ठीक है, इसको मैंने 1 ओम कर दिया या 0.1 ओम कर दिया, 0.1 ओम कर दिया, यानी रेजिस्टेंस मैंने कम कर दिया। तो ये शॉर्टेस्ट वे है। ठीक है, इससे ये शॉर्टेस्ट वे है। ठीक है, इससे ये शॉर्टेस्ट वे, इसका कुछ ज्यादा ही रेजिस्टेंस होगा, 0.1 नहीं होगा, ज्यादा रेजिस्टेंस होगा जो भी है। तो सप्लाई जो है, जो सिग्नल जो यहां से आ रहे हैं वो यहां, इसके बजाय वो यहां से पास आउट होने लगेंगे, यहां से पास आउट होने लगेंगे। तो सिग्नल जो यहां से जाएगा वो प्रॉपरली ऑप एम्प में नहीं जाएगा, उसके पूरे जो पार्ट है जो फुल्ली इंटेंसिटी में नहीं जाएगा, आधा अब यहां पे डिवाइड होने लगेगा। क्यों, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट पाथ है। तो शॉर्टेस्ट पाथ, इलेक्ट्रिसिटी सारा क्या है, ये सिग्नल सारे इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मेट में,
तो इलेक्ट्रिसिटी जो है ऑलवेज जो है शॉर्टेस्ट पाथ को देखती है। तो यहां से सिग्नल बाईपास होने लगेगा और ओप एम्प से पर कम जाएगा, जब कम जाएगा तो एम्पलीफिकेशन उसका कम ही होगा, ठीक है। तो इस वजह से गेन जो है वो यहाँ पर कम होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर हम कम करते हैं तब। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठ रहा होगा कि अगर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस पर अगर हम ओपन AOL में अगर एम्पलीफिकेशन ज्यादा मिल रहा है, अगर AOL में एम्पलीफिकेशन ज्यादा मिल रहा है तो फिर हम क्लोज लूप यूज क्यों कर रहे हैं, कुछ ये क्वेश्चन शायद आ रहा होगा दिमाग में। तो एक चीज है कि जो भी चीज होनी चाहिए वो अंडर कंट्रोल होनी चाहिए। अगर ज्यादा दवाई खाएंगे तो नुकसान, ठीक है, कम दवाई खाएंगे तो नुकसान। तो प्रॉपरली मतलब एक शेड्यूल होता है किसी भी काम करने को, एक क्वांटिटी होती है, एक टाइम टेबल होता है। तो वो सारी चीजें कंसिडर करके एक एक्चुअल वैल्यू डिसाइड की जाती है, उसी वैल्यू की वहां पर कंपोनेंट्स जो है लगाए जाते हैं। तो ये था गेन का सारा फंडा। अब गेन यहां पर एक चीज और है नई चीज कि देखो AOL को तो हम यूज करते नहीं, ठीक है, तो इसका डिस्कस ज्यादा, इससे ज्यादा कुछ यहाँ पर होता नहीं। AOL में ओपन लूप है, फॉल्ट ही रहता है हमारा सर्किट, इसमें अनकंट्रोल्ड है। अब यहां पर चीजें आती हैं ACL में, ठीक है। अब ACL दो ब्रांचेस बनती हैं जिसका डिस्कस मैं प्रीवियस क्लास में कर रहा था, यानी कि ADM और ACM, EDM और ACM, ये भी हैं दोनों चीजें, ADM और ACM। अब ये क्या चीज है, ये आप देखो, क्योंकि मैं इसके बारे में काफी सारी चीजें बता चुका हूं, क्या है, कब एम्पलीफिकेशन होगा, कब नहीं होगा, कैसे होगा, कब EDM होगा, कब ACM अप्लाई होगी, तो ACL, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं, आपको अगर प्रीवियस वीडियो देखोगे तो उसमें आपको आंसर मिल जाएगा। कुछ इस तरीके से है ये ACL गेन ओवरऑल, उसके अंदर ADM टाइप का होता है और ACM टाइप का होता है। ADM डिफरेंशियल मोड में गेन और ACM कॉमन मोड में गेन। दीज आर द टाइप्स ऑफ ACL। तो आगे जो सेकंड पैरामीटर है जो कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आउटपुट को डिसाइड करेगा, या आउटपुट जो है जो सेकंड फैक्टर है ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आउटपुट को डिसाइड करने के लिए, वो है ऑप एम्प इनपुट आउटपुट पोलैरिटी रिलेशनशिप्स, ठीक है। इनपुट पे हम किस तरह की वोल्टेज देंगे और आउटपुट उसकी किस तरीके से आएगा। इनपुट यानी Vin, जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है उस पर हम इनपुट दे रहे हैं, दो पिन होती हैं, दोनों पर कुछ हम इनपुट दे रहे हैं, तो आउटपुट पोलैरिटी किस तरह की आएगी, ठीक है। तो किस तरह की पोलैरिटी का आउटपुट हमारे पास आएगा, यानी कि अगर कुछ वोल्टेज हमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आउटपुट पर मिलते हैं तो वो प्लस पोलैरिटी के मिलेंगे या माइनस पोलैरिटी के मिलेंगे। तो यहाँ पर इस चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है, द पोलैरिटी रिलेशनशिप बिटवीन V1 एंड V2, यानी कि V1 एंड V2, ये दो इनपुट होते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर के, यू नो दैट विल डिटरमाइन वेदर द ऑपरेशनल एम्पलीफायर आउटपुट वोल्टेज पोलैरिटी इज पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब यहाँ पर ये समझा रहे हैं कि कब हमारी आउटपुट जो है वो नेगेटिव में आनी चाहिए और कब आउटपुट हमारी पॉजिटिव में आनी चाहिए, जो आउटपुट आएगी यहाँ पर। There is an easy method for it. We know the differential input voltage Vin ये वाला पूरा पार्ट हो गया यहाँ पे, Vin, that is the Vin area, is the difference between the non-inverting input V1 and inverting input V2,
वी इन is the difference between the non-inverting input V1 and inverting input V2। यानी कि V in क्या है, ओवरऑल हमारा V in क्या है, वो V in इक्वल टू V1 माइनस V2। V1 माइनस V2 हमेशा V1 माइनस V2 ही रहेगा। आप इसको कभी भी V2 माइनस V1 नहीं करेंगे, V1 नहीं करेंगे, तो ये V1 माइनस V2 ही रहेगा। V1 पॉजिटिव वाला है यानी कि नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, और V2 जो है वो माइनस वाला है यानी कि इन्वर्टिंग इनपुट। तो नॉन इन्वर्टिंग में से इन्वर्टिंग सिग्नल को आप माइनस करेंगे। व्हेन द रिजल्ट ऑफ दिस इक्वेशन इज पॉजिटिव, द op-amp आउटपुट वोल्टेज विल बी पॉजिटिव। व्हेन द रिजल्ट ऑफ दिस इक्वेशन इज नेगेटिव, द आउटपुट वोल्टेज विल बी नेगेटिव। यानी कि V in हमारा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हमारा नेगेटिव में आती है वैल्यू V in की, तो नेगेटिव आ जाएगा, और अगर पॉजिटिव में आती है तो पॉजिटिव आउटपुट आएगा। तो एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ पर कुछ इलस्ट्रेशंस यहाँ पे करते हैं, कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज रखी हुई हैं। फर्स्ट है यहाँ पर ये ऑपरेशन एम्पलीफायर लगा हुआ है, यहाँ पे ड्यूअल वोल्टेज दी हुई है, ठीक है। तो V2 अभी यहाँ पर ये नहीं बता रहे कि हमारा क्या आउटपुट आएगा, कितना आउटपुट आएगा, सिर्फ अभी यहाँ पर ये समझाया जा रहा है कि हमारा जो आउटपुट आएगा वो किस पोलेट्री में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट एक बार इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट इन द फिगर 25.41 यहाँ पर है, फर्स्ट वाला यहाँ पर है। इन द फिगर 25.41 फर्स्ट V1 इक्वल टू +4 वोल्ट है, +4 वोल्ट है, एंड V2 इक्वल टू +2 वोल्ट है, +2 वोल्ट है। सो दैट V in इक्वल टू V1 माइनस V2, तो इक्वल टू ये हो गया आपका +4 वोल्ट माइनस माइनस ये वाला आ गया +2 वोल्ट इक्वल टू 2 वोल्ट इक्वल टू 2 वोल्ट। यानी कि पॉजिटिव में आई हमारा V in, ये V in है, आउटपुट की वैल्यू नहीं है, दिस इज V in है ये। तो है क्या, ये पॉजिटिव पोलेट्री का है, पॉजिटिव पोलेट्री का है 2 वोल्ट। तो यहाँ पर आउटपुट जो है हमारा वो V in, since this is V in is positive, the operational amplifier output voltage will be positive। तो इस केस में पहले वाले की जो आउटपुट है वो पॉजिटिव आएगी, ये आउटपुट नहीं है, V in है। तो यहाँ पे जो आया हमारा 2 वोल्ट आया, दोनों को कैलकुलेट करके, ठीक है। कुछ इस तरीके से था ये फर्स्ट वाला। तो हमारा हमें V in डिटेक्ट करना है, तो जो पोलेट्री V in की होगी वही हमारी V out की होगी, वही हमारी पोलेट्री जो है V out की होगी पोलेट्री, ठीक है। तो ये था फॉर्मूला। फिर फर्स्ट V1 था इक्वल टू +4 वोल्ट, V2 था इक्वल टू +2 वोल्ट, V in इक्वल टू V1 माइनस V2, ये वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पर, तो 2 वोल्ट आ गया हमारा। तो यानी कि दैट इज द V1 इन पॉजिटिव, तो V out जो आएगा हमारा वो पॉजिटिव फैक्टर में आएगा। अब सेकंड वाले को देख लेते हैं, सेकंड वाले की फिगर कुछ ये है। V1 इक्वल टू 0 वोल्ट है, V2 इक्वल टू +2 वोल्ट है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा शायद, तो आपका कुछ ये इस तरीके से है। सेकंड V1 इक्वल टू 0 वोल्ट एंड V2 इक्वल टू +2 वोल्ट, सो दैट V in इक्वल टू, ये हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये हो गया इक्वल टू 0 माइनस 2 इक्वल टू -2 वोल्ट। -2 वोल्ट तो निगेटिव है यहाँ पर, तो V in नेगेटिव है, तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर आउटपुट वोल्टेज विल बी नेगेटिव। फिर उसी तरीके से ये आ गया यहाँ पर आपका थर्ड जो है वो ये है, V1 -1 वोल्ट है, V2 इक्वल टू -3 वोल्ट। अब इसका किस तरह की पोलेट्री में जो है V out आता है, तो ये आ गया V1 इक्वल टू -1, V2 इक्वल टू -3, फॉर्मूला अप्लाई किया, तो ये आया यहाँ पर कुछ इस तरह की इक्वेशन बनेगी, -V -3 इक्वल टू 2 वोल्ट, कुछ इस तरीके से है।
V1 था हमारा -1, V2 था हमारा -3, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा और 2 वोल्ट आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। फिर यहाँ पर फोर्थ में V1 इक्वल टू -3, V2 इक्वल टू 0 वोल्ट, V2 0 वोल्ट है, तो इसमें किस तरह के पोलरिटी का सिग्नल आएगा या आउटपुट आएगा। V1 इक्वल टू -3 वोल्ट, V2 इक्वल टू, तो कुछ यहाँ पर इस तरीके से कर दिया। V1 हमारा इक्वल टू -3 है और V2 इक्वल टू 0 वोल्ट है, तो कुछ ये इक्वेशन बनेगी। यहाँ पर बुक में इस तरीके से दिया हुआ है -3 - 0 वोल्ट, तो -3 वोल्ट आया, यहाँ पर -3 वोल्ट, यहाँ पर ये फोर्थ है। तो इस तरीके से डिसाइड होगा कि जो हमारे ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो आउटपुट की पोलरिटी है वो किस तरीके से पॉजिटिव में आएगी या निगेटिव में आएगी। आगे थर्ड फैक्टर पे चलते हैं जो कि आउटपुट, वो ये फैक्टर भी आउटपुट में कंसिडर किया जाता है, आउटपुट में भी कंसिडर किया जाता है। सप्लाई वोल्टेजेस, देखो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो तो उसको काम कराने के लिए सप्लाई वोल्टेज की इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हो कि क्या इंपॉर्टेंस है सप्लाई वोल्टेज की। तो यहाँ पर ये दिया गया है सप्लाई वोल्टेजेस जो कि हम इनपुट कर रहे हैं। कौन से सप्लाई वोल्टेजेस है ये वाली जो +V में दी हुई है और -V में दी हुई है, ये वाली। The supply voltages for an op-amp are normally equal in magnitude and opposite sign, ±15 वोल्ट, ±12 वोल्ट, ±18 वोल्ट, कुछ इस तरह की वोल्टेजेस हो सकती हैं। तो these supply voltages determine the limits of output voltage of op-amp. These limits, known as saturation voltages, are generally given by these situations: +V saturation equal to +V supply -2 volt, -2 volt. तो थर्ड फैक्टर है पावर सप्लाई या सप्लाई वोल्टेजेस फॉर कंसिडरिंग द ऑपरेशनल एम्पलीफायर आउटपुट। तो you can understand the importance of power supply. Firstly, if we want to run any electronic device, firstly the power supply is demanded. तो अगर हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को अगर हम चलाते हैं तो एक जरूरी रिक्वायर्ड सप्लाई चाहिए। तो जो आउटपुट है वो जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो आउटपुट है, आउटपुट सप्लाई वोल्टेजेस पे भी डिपेंडेंट होती है। द सप्लाई वोल्टेजेस The supply voltages for an op-amp are normally equal in magnitude and opposite in sign, ±15 volt, ±12 volt, ±18 volt. These supply voltages determine the limits of output voltage of op-amp. These limits, known as saturation voltages, are generally given by. तो कुछ ये इक्वेशन अप्लाई होगी सप्लाई डिसाइड करने के लिए या सप्लाई के लिए, मतलब सप्लाई रिलेटेड कैलकुलेट करने के लिए। तो सप्लाई वोल्टेजेस किस तरह का इफेक्ट डालेगी ऑपरेशन एम्पलीफायर के आउटपुट पर। +V सैचुरेशन इक्वल टू +V सप्लाई -2 वोल्ट, -2 वोल्ट, फिर -V सैचुरेशन इक्वल टू -V सप्लाई +2 वोल्ट। -2 वोल्ट, -V सैचुरेशन इक्वल टू -V इक्वल टू -V सप्लाई +2 वोल्ट। तो दो इक्वेशन है, प्लस साइड के लिए और माइनस साइड के लिए दो इक्वेशंस हैं। सपोज एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैज V सप्लाई
V supply equal to, suppose an operational amplifier has V supply equal to plus minus 15 volt and open loop voltage gain, open loop है यहाँ पर, open loop voltage gain यानी कि AOL equal to 20,000. Let us find the determined voltage V in to avoid saturation. तो सैचुरेशन को जो है हमें अवॉइड करना है, ठीक है, ताकि ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है वो ठीक से काम करे. वी इन के लिए तो वी सैचुरेशन इक्वल टू वी सप्लाई माइनस 2 इक्वल टू 15 माइनस 2 इक्वल टू 13 वोल्ट. फिर वी इन इक्वल टू वी सैचुरेशन अपॉन गेन ओपन लूप इक्वल टू, तो 13 वोल्ट हो गया. इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया, 13 वोल्ट हो गया, 20,000 AOL आ गया. तो 650 माइक्रोवोल्ट, 650 माइक्रोवोल्ट क्या है ये वी इन की लिमिट है. यानी कि जो हम पिन पर जो हम इनपुट देंगे, ओवरऑल इनपुट देंगे, वो 650 माइक्रोवोल्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो सैचुरेशन में चला जाएगा. जो आउटपुट है वो सैचुरेशन चला जाएगा, एक गार्बेज आउटपुट हमें देगा. If differential input voltages V in exceed this value 650 microvolt in an operational amplifier, it will be driven into saturation and the device will become non-linear. तो जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वो लीनियरिटी नहीं रहेगी उसमें, ठीक है, एक्यूरेसी नहीं रहेगी उसमें. तो ये जो इम्पोर्टेंस है ये सप्लाई, इनपुट सप्लाई के लिए है, उसकी सप्लाई वोल्टेजेस की ये इनपुट है जो कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आउटपुट पर को इफेक्ट करता है. अब नेक्स्ट टॉपिक है स्लीव रेट. तो ये एक कॉन्फ़िगरेशन है ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जिसको हम स्लीव रेट के नाम से जानते हैं. क्या काम है इसका, क्या काम करती है? द स्लीव रेट ऑफ एन op amp is a measure of how fast the output voltage can change and is measured the volts per microsecond and is measured in volts per microsecond. If the slew rate of an op amp is 0.5 volt per microsecond, it means that the output from the amplifier can change by 0.5 volt every microsecond. Since frequency is a function of time, the slew rate can be used to determine the maximum operating frequency of the op amp as follows. Maximum operating frequency F max equal to slew rate 2 pi VPK. तो यहाँ पर मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी यानी कि F max, then maximum operating frequency F max equal to slew rate 2 pi VPK. वोल्ट पीक वोल्टेज 2 pi. तो ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी फॉर दी op amp हम इस फॉर्मूले से हम फाइंड आउट करेंगे. Here VPK is the peak output voltage. तो स्लीव रेट क्या चीज है? मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी. स्लीव रेट से पता लगता है कि जो हमारा ऑपरेशन एम्पलीफायर है वो कितनी तेज स्पीड से सिग्नल में जो चेंजेस हो रहे हैं उनको वो स्कैन कर सकता है. यानी कि जितना ज़्यादा स्लीव रेट होगा उतनी ज़्यादा हमारे ऑपरेशन एम्पलीफायर के वर्किंग में एक्यूरेसी आएगी, उतनी ज़्यादा ये एक्यूरेसी हमें मिलेगी उसकी वर्किंग में. आगे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इनको देख लेते हैं. Determine the maximum operating frequency for the circuit shown in the figure. ये सर्किट है, जो फिगर है वो 25.44 है. The slew rate is 0.5 volt per microsecond. तो यहाँ पे जो स्लीव रेट दिया हुआ है, यहाँ पर स्लीव रेट दिया हुआ है, डिटरमाइन द मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर 25.44. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हमें फाइंड आउट करना है? डिटरमाइन द मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी. अगर स्लीव रेट किसी op amp का इतना है तो सॉल्यूशन,
द मैक्सिमम पीक आउटपुट वोल्टेज यानी कि VPK इज अप्रोक्सीमेटली 8 वोल्ट। देयरफॉर मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी Fmax इज गिवन बाय, तो हम ऊपर जो फॉर्मूला दिया था वही लगा देंगे हम, Fmax स्लीव रेट अपॉन 2 पाई V पीक वोल्टेज इक्वल टू 0.5 दिया हुआ है वहां पर, स्लीव रेट 0.5 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड, नीचे 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 8 कहाँ से आया ये, 8 कहाँ से आया, इसको ये वोल्टेज है, ये जो है पीक वोल्टेज है, 8 कहाँ से आया। अब क्वेश्चन में तो कहीं दिया नहीं, तो यहां पर हमें इमेज को देखना पड़ेगा, प्लस 10 वोल्ट है और माइनस 10 वोल्ट है। तो यहां पर इस चीज को देखें आप, ये नीचे दिखाया हुआ है प्लस V सैचुरेशन इक्वल टू प्लस V सप्लाई माइनस 2 इक्वल टू 10 माइनस 2 इक्वल टू 8 वोल्ट। तो ये सप्लाई यहां पर मैंने दिखाया था पहले आपको, ये चीज, ये इक्वेशंस हैं, तो यहां से ये कैलकुलेट करा तो 8 वोल्ट 10 वोल्ट था यहाँ पे इनपुट, तो इस वजह से यहाँ पर ये 8 वोल्ट होगी VPK, तो इक्वल टू 500 किलोहर्ट्ज स्लीव रेट, 500 किलोहर्ट्ज हो गया, बटे किलोहर्ट्ज में दे दिया इन्होंने, एक फ्रीक्वेंसी हो गई है 500 किलोहर्ट्ज, 2 पाई मल्टीप्लाई बाई 8, 0.5 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड, 500 किलोहर्ट्ज यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया इन्होंने माइक्रो सेकेंड। फ्रीक्वेंसी 0.5 वोल्ट को यहाँ पर इन्होंने जो है एक फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना पड़ा इसको पर माइक्रो सेकेंड के हिसाब से, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी में लेना है, तो 9.95 किलोहर्ट्ज ये आंसर यहाँ पर आ गया। वाइल 9.95 kilohertz may not seem to be a very high output frequency, you must realize that the amplifier was assumed to be operating at its maximum output। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें इस तरीके से Fmax आप निकाल लोगे। आगे देख, द एम्पलीफायर इन द फिगर 25.44, यानी कि ये पहली वाली फिगर, इसी को कंसिडर कर रहे हैं, is being used to amplify an input signal to peak output voltage of 100 millivolt, is being used to amplify an input signal to a peak output voltage, is being used to amplify an input signal, एक इनपुट सिग्नल दिया गया टू ए पीक आउटपुट वोल्टेज ऑफ 100 मिली। तो यहाँ पर इन्होंने जो पीक वोल्टेज है वो सीधे डायरेक्टली इन्होंने यहाँ पर दे दी, ये बता रहे हैं कि अगर हम पीक वोल्टेज को हम अगर रिड्यूस कर देते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ पर जो पीक वोल्टेज है, उसकी जो पीक वोल्टेज है वो यहाँ पर 100 मिली वोल्ट इन्होंने डायरेक्टली दे दी। तो यहाँ पर जो VPK है वो इक्वल टू 100 मिली वोल्ट, ठीक है, जो कि यहाँ पर इन्होंने 100 मिली वोल्ट को इक्वल टू वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि वोल्ट में है फॉर्मूला वोल्ट, तो कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर इन्होंने 0.1 से कन्वर्ट कर दिया, फिर डायरेक्टली जो है यहाँ पर बाकी से वैल्यू सेम है, तो फ्रीक्वेंसी जो है ये चेंजेस आ गया। तो सिर्फ यहाँ पर इस एग्जांपल ये शो कर रहा है कि अगर हम वोल्टेज, पीक वोल्टेज को अगर हम कम या ज़्यादा कर देते हैं तो कितना उसकी आउटपुट पर कितना इफेक्ट पड़ सकता है। 100 मिली वोल्ट को वोल्ट में कन्वर्ट कर लिया, पीक वोल्ट में कन्वर्ट कर लिया उन्होंने, फिर 0.5 वोल्ट को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर लिया, 500 किलोहर्ट्ज, 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 0.19 किलोहर्ट्ज। तो पीक वोल्टेज अगर हम 8 ले रहे थे, तो फ्रीक्वेंसी 9.95 किलोहर्ट्ज आ रही थी, और अब हमने जो पीक वोल्टेज लिया वो 0.1 वोल्ट ले लिया, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो 796 किलोहर्ट्ज, इतना अंतर उसमें आ रहा है।